अब देखो जैसे प्रोसेस होता है, हमने आपसे बात करी थी कि जब हम किसी प्रोग्राम को एक्टिव स्टेट में लेके जाते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है मेन मेमोरी में जाने पर। तो एक्टिव स्टेट के अंदर जब प्रोसेस बनेगा तो प्रोसेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यहाँ पे कुछ सिस्टम कॉल्स भी यूज करते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे जाते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस का जैसे हमने करा था कि इनिशियलाइज करना है, सबसे पहले तो प्रोसेस को इनिशियलाइज करा जाता है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी प्रोसेस को काम कराते हैं, प्रोसेस बनाते हैं बेसिकली, मतलब एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक हमें उसमें वर्किंग करनी पड़ रही है। हम सेकेंडरी मेमोरी में होता है प्रोसेस, यहाँ पे प्रोग्राम रहता है वो पैसिव स्टेट में। सेकेंडरी मेमोरी से उसको हम लेके आते हैं मेन मेमोरी में। तो सबसे पहले न्यू स्टेट है यहाँ पे। ठीक है। तो न्यू स्टेट जब हम प्रोसेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रोसेस इनिशियलाइज हो रहा है या हम बोल रहे हैं कि प्रोसेस क्रिएशन हो रहा है, प्रोग्राम से वो प्रोसेस बन रहा है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ और आगे जाते हुए रेडी स्टेट है। रेडी स्टेट के बाद हमारे पास स्टेट आता है रनिंग स्टेट है। ठीक है। ये सब हम पढ़ ही चुके हैं कि शेड्यूलर होता है, शेड्यूलर जो है उसको यहाँ पे भेज देता है। ठीक है। और आप अगर यूज कर रहे हैं राउंड रोबिन या प्रायोरिटी बेस तो वापस रनिंग से रेडी, और यहाँ पे अगर इनपुट आउटपुट की वेटिंग हो रही है कुछ इवेंट की तो वेटिंग स्टेट और रेडी स्टेट। ठीक है। सस्पेंड वगैरह स्वैपिंग में यूज करे जाते हैं और फिर लास्ट में टर्मिनेट। ठीक है। तो बेसिकली अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इन दो चीज के बारे में पढ़ने वाले। एक तो प्रोसेस को क्रिएट कैसे करा जाता है और टर्मिनेट, ये प्रोसेस के ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। तो दो मेन तरह की मेन ऑपरेशंस हैं प्रोसेस के जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एग्जीक्यूशन करना, वेटिंग करना, वो सारी चीजें अलग है। मेन हम प्रोसेस क्रिएशन के बारे में पहला ऑपरेशन, और दूसरा ऑपरेशन है प्रोसेस टर्मिनेशन, यानी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना। या तो वो कंप्लीट होकर टर्मिनेट होता है या प्रोसेस को किल करा जाता है तब टर्मिनेट। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑपरेशंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जब प्रोसेस को क्रिएट करा जाता है तो प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए कोई बताएगा कौन सी सिस्टम कॉल यूज करते हैं हम? प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सिस्टम कॉल यूज करता है, यानी इनिशियलाइज करना हमें प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से न्यू मेमोरी स्टेट में लेके आना है मेन मेमोरी सर फोक में। तो यहाँ पे फोर्क सर सिस्टम फोक कॉल है। तो प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे फोर्क सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। ठीक है। मेन यही वाली फोर्क सिस्टम कॉल है, या एक सिस्टम कॉल होती है स्वान सिस्टम कॉल है। तो इन दो सिस्टम कॉल का यूज करा जाता है। मेनली हम फोक का ही करते हैं, प्रोग्रामिंग में सी सी प्लस प्लस में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो सिस्टम कॉल है ये किस तरह से काम करती है, कैसे होता है। ठीक है। तो ये हम समझते हैं इनके बारे में। बेसिकली अगर हम यूनिक्स के बारे में भी बात करते हैं कि हम जब रेडी से रनिंग में ले जा रहे हैं, कहीं पे भी जब सिस्टम को या प्रोसेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो हमने पढ़ा था शेड्यूलर यूज होते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कमांड होती है, किससे डिनोट करते हैं प्रोसेस शेड्यूलर को, तो प्रोसेस शेड्यूलर को जो यूनिक्स होता है, यूनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यूनिक्स में जो प्रोसेस शेड्यूलर है, शेड्यूलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। ठीक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। यहाँ पे कौन सा शेड्यूलर यूज होगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज होगा। तो जो प्रोसेस शेड्यूलर जो है, तो प्रोसेस शेड्यूलर को शॉर्ट में वहां पे हम बोलते हैं SCHED। ये कमांड है प्रोसेस शेड्यूलर की। ठीक है। अब देखो जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो क्रिएट फोर्क कॉल से किस तरह से वो क्रिएट होगा, कैसे वो
काम करेगा, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। ये जो मोबाइल की ऐप है, इस पे गूगल मीट का इंटरफेस चेंज हो गया ना अपडेट पे। अभी ये सर हाँ सर ये दोबारा बता दो स्पॉन और फोर्क। सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ, फर्स्ट स्लाइड है बेटा। ये हमने बताया कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस पे जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमने यहाँ पे दो ऑपरेशन के बारे में लिखा है। एक प्रोसेस को क्रिएट करना, यानी जब हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में है, उस प्रोग्राम को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है जो क्या करता है, उसको जॉब क्यू में लेके चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोसेस को इनिशियलाइज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो सिस्टम कॉल यूज करता है, यानी सिस्टम कॉल एक तरह का एक फंक्शन ही होता है जिसके थ्रू प्रोसेस क्रिएट यानी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के हम मेन मेमोरी में यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। अब ये फोर्क जो होता है क्या काम करेगा वो तो हम बताएंगे अभी आपको। तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पे ये प्रोसेस बन गया है। ठीक है, तो अब ये मेन मेमोरी में आ गया। तो पहले तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे लिखा कि प्रोसेस शेड्यूलर जो होते हैं उनको यूनिक्स में जो कमांड होती है वो SCHED होती है। इस कमांड से डिनोट करते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोसेस का एक चाइल्ड क्रिएट होते हैं, चाइल्ड भी रहते हैं अगर उसमें चाइल्ड हो तो। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोसेस भी होते हैं, प्रोसेस भी होते हैं। अब आपको बताया था जैसे पीसीबी होती है, पीसीबी में तो दो चीजें होती हैं। तो आईडी अगर बात करें, एक तो जो करंट प्रोसेस है उस प्रोसेस की आईडी होती है, और एक उसके पेरेंट प्रोसेस की आईडी। ठीक है, ये आपको बताया था कि पेरेंट प्रोसेस की आईडी और चाइल्ड प्रोसेस की आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो जो देखो इसको नोट कर लिया सबने। सर ये स्पॉन क्या है? ये भी सिस्टम कॉल है, फोर्क के थ्रू भी आप कर सकते हैं प्रोसेस क्रिएट, या स्वान के थ्रू भी। अच्छा फोर्क ही है ये। सर ये प्रोसेस टर्मिनेशन है, इसकी नहीं नहीं, बताया इसकी आपने? अभी नहीं बताई। ये एग्जिट से होता है, बेसिकली एग्जिट सिस्टम कॉल होती सर है। हाँ सर एक बात पूछनी थी सर, ये जो मेरे ना फोन की जो स्क्रीन है इसकी गूगल मीट की, हाँ, ये ना लैंडस्केप में नहीं आ रही है 2 दिन से। तो लैंडस्केप में नहीं आ रही, आपने ऊपर से ऊपर रखा होगा। नहीं सर। सेटिंग्स कर लो उसको चेंज। सर सेटिंग्स में तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। पोर्ट्रेट लैंडस्केप वगैरह ऊपर जो ऑप्शन आते हैं। नहीं सर उसमें नहीं है, वो नहीं है, वो तो मैंने देख लिया था। चल वही रीइंस्टॉल कर लूंगी कल। तो इसी में ही नहीं आ रहा है या किसी में भी नहीं आ रहा? सर किसी में ही नहीं आ रहा था। हाँ, तो फिर इसको रीइंस्टॉल करने से क्या होगा जब किसी में भी नहीं हो रहा? वहीं से सेटिंग में हो रहा है, उसको ही करना। अच्छा अगर इसमें प्रॉब्लम होती तभी तो इसकी रीइंस्टॉल करने से होता चेंज। नहीं मतलब इसको अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर लूंगी तो शायद क्या पता ठीक हो जाए। अभी कह रहे हैं आप किसी भी ऐप में नहीं आ रहा गूगल मीट क्या? नहीं 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 किसी ऐप में नहीं, मतलब गूगल मीट में किसी में नहीं हो रहा है। अच्छा, किसी भी बाकी सब मतलब जगह हो किसी भी रहा है। मीटिंग में नहीं हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। चलो देखें। अभी हम जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो प्रोसेस होता है, मान लिया हमारे पास ये कोई प्रोसेस है पी नाम से, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये फोर्क जो है, फोर्क किस तरह से काम करती है, फोर्क सिस्टम। ठीक है, तो फोर्क सिस्टम कॉल जो काम करती है, यहाँ पे जैसे हमारे पास एक प्रोसेस है पी, प्रोसेस को जब हम क्रिएट करेंगे, फोर्क को कॉल करेंगे हम यहाँ पे, तो ये बेसिकली हमारे पास एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, और एक ये प्रोसेस जो है वो तो रहेगा ही। मतलब फोर्क के कॉल होने से हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसका एक क्लोन, एक कॉपी बन जाती है। ठीक है, एक कॉपी बन गई, इसको हमने क्या बोला, ये इसका चाइल्ड प्रोसेस। और जो चाइल्ड प्रोसेस होता है,
चाइल्ड प्रोसेस जो रिटर्न करता है हमारे पास, ये हमेशा 0 रिटर्न करता है। चाइल्ड प्रोसेस क्या रिटर्न करता है? रिटर्न 0। अगर हमने बेसिकली जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न करता है, अगर हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा? तो फोर्क जो है विल रिटर्न 0। ये 0 रिटर्न कर रहा है अगर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो चीजें क्रिएट हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तो पेरेंट की कॉपी बन रही है, यहाँ पे एक चाइल्ड की चाइल्ड बन रहा, दो बन रहे। अगर चाइल्ड बना है हमारे पास, चाइल्ड हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा? 0। अगर ये पेरेंट का क्लोन है यहाँ पर, तो ये रिटर्न करेगा हमारे पास 1। यानी यहाँ से जो रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा? 0। और यहाँ से जो रिटर्न होता है वो क्या रिटर्न होता है? 1। ये अपने आप ही प्रोसेस है। यानी जब हम किसी प्रोसेस को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो जब दो चीजें हमारे पास हो रही हैं, या तो हमारे पास चाइल्ड हो रहा है, तो चाइल्ड के लिए हमारे पास जो आईडी हो रही है रिटर्न होके आ रही है, उसकी पीआईडी रिटर्न होके आ रही है, वो क्या होके आ रही? 0, ठीक है। और जो हमारे पास इनिशियलाइज हो रहा है, वही प्रोसेस इनिशियलाइज हो रहा है, इनिट हो रहा है, तो उसकी आईडी हमारे पास क्या रिटर्न होके आ रही है? 1, ठीक है। हम 1 मान लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट होता है, पेरेंट प्रोसेस जो है वो हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है, कोई भी पॉजिटिव, तो उस पॉजिटिव को हम प्लस के 1 मान लेते हैं बस। अगर फोर्क कॉल को कॉल करने में कुछ प्रॉब्लम आती है, जब हम कॉल करें तो कोई प्रॉब्लम आ रही, मतलब कॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कॉलिंग होने में, तो इफ चाइल्ड प्रोसेस इज नॉट या विल नॉट क्रिएटेड, क्रिएट नहीं होता है, तो क्या होगा हमारे पास? इट रिटर्न नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को बेसिकली हम माइनस के 1। लेकिन नेगेटिव वैल्यू जो है ये बहुत रेयर केस है कि नेगेटिव वैल्यू है। फोर्क कॉल जब भी हम कॉल करते हैं तो इस तरह से वैल्यू रिटर्न कर देता है। या तो हमारे पास वो 0 रिटर्न करेगा, जब 0 रिटर्न करेगा जब चाइल्ड प्रोसेस होगा, और ये हमारे पास पेरेंट प्रोसेस जो है उसी की कॉपी है, ठीक है, ये पेरेंट प्रोसेस है। तो हमारे पास बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस भी पेरेंट प्रोसेस की क्लोन कॉपी बन के ही आता है, और एक ये इसका क्लोन बना ही हुआ है यहाँ पर, दो इस तरह से होता है। तो सिस्टम कॉल है हमारे पास फोर्क, जब भी हम कॉल करेंगे तो इस तरह से वो वर्क करती है, ठीक है। अब वो दो चीजें हैं यहाँ पे, या तो ये जो है हमारे पास पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस जो है पैरेलली कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। या दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, और जब तक चाइल्ड कंप्लीट नहीं होगा पेरेंट वेट करेगा, ठीक है, और जब वो चाइल्ड कंप्लीट होगा तब हमारे पास पेरेंट एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है पेरेंट प्रोसेस जो है वेटिंग स्टेट में चला जाता है, वेट सिस्टम को लग जाती है। दो केस जैसे बताए, तो अगर हम वेट सिस्टम को कॉल करते हैं तो वेट सिस्टम कॉल क्या करती है कि पेरेंट प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में डाल देगी, वो वेट करेगा जब तक चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब चाइल्ड प्रोसेस पहले कंप्लीट होगा, जब चाइल्ड कंप्लीट हो जाएगा वो वैल्यू रिटर्न कर देगा हमारे पास, ठीक है, उसके बाद जो है पेरेंट एग्जीक्यूशन होगा। हम प्रोग्राम बनाते हैं कभी कभी, तो पेरेंट वो प्रोग्राम बनाते वक्त हम लिखते हैं, प्रोग्राम में एक फंक्शन बना देते हैं, दूसरा मान लिया प्रोग्राम में कोई फंक्शन कॉल कर रहे, तो फंक्शन आ गया तो फंक्शन कॉलिंग पे चला जाता है कंपाइलर हमारा, जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होता वो प्रोग्राम रुक जाता है, मेन प्रोग्राम, ठीक है, और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन शुरू होता है। पहले इसको नोट करो, आगे लिखते हैं उसके बारे में। सर
हाँ सर अगर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ तो फोक फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1 होगी। हाँ, जो फोक रिटर्न करेगा वो माइनस। बट सर वैसे भी हम जब भी फॉर कमांड ये जो क्रिएट करते हैं जब प्रोसेस, तो ये चाइल्ड प्रोसेस तो होता ही है ऑलवेज ना क्रिएट। हाँ, ये बहुत रेयर केस है, अगर कोई प्रॉब्लम हाँ। होगी क्रिएट करते वक्त आपकी कुछ एरर आ गई, फैटल एरर वगैरह आ गई सिस्टम में, मेमोरी एरर आ गई, ठीक है, तो उस केसेस में हो जाता है, वो रेयर है, ना के बराबर ही होते हैं। तो सर ये एक प्रोसेस है, उसको हमने मतलब क्रिएट किया तो ये दो मतलब कॉपी आ जाती है, एक चाइल्ड और एक पेरेंट। हाँ, एक तो ये प्रोसेस तो रहेगा ही, ये हमने लिखा, ये प्रोसेस तो है ही जो ओरिजिनल है, ठीक है। चाइल्ड प्रोसेस और क्रिएट हो गया। फोक कॉल का मेन काम क्या है? फोक कॉल चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज करी जाती है। फोक सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो चाइल्ड प्रोसेस उसी की एक कॉपी बनती है पेरेंट प्रोसेस की, उसको कॉल क्रिएट करती। ये तो यही वाला प्रोसेस है, मतलब अब हमारे पास दो प्रोसेस हो गया, हम इस लेवल पर देख रहे हैं, एक चाइल्ड प्रोसेस बन गया, एक ये वाला ही प्रोसेस हमने यहाँ लिखा। फॉर्मूला भी होता क्या? है कि कितने मतलब ये क्वेश्चन भी आता है इस टाइप का, इस हाँ टाइप वो का अभी, क्वेश्चन है कि फॉक अगर हमने 2 बार कॉल किया या 3 बार हमने। हाँ ओके वो ओके। अभी बताते हैं आपको किस तरह से होंगे वो। नोट कर लिए? तो ये जो डायग्राम है इसमें जो ऊपर पी है वो पेरेंट प्रोसेस ही है ना, और जो हाँ, नीचे पी है वो भी पेरेंट, तो वो ये भी सेम है। पेरेंट प्रोसेस है। ये प्रोसेस हमारे पास क्रिएट हुआ है, ये वाला तो हमने ये लिखा है। अब देखो, जब हमारे पास ये प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम कॉल होती है वेट। अगर वेट सिस्टम कॉल हमने एग्जीक्यूट करा दी या इसको कॉल करा दिया, ये भी एक सिस्टम कॉल ही है, तो पहले चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट होगा, जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा पेरेंट प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इट इज ए सिस्टम कॉल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेरेंट वेट जो है, पेरेंट प्रोसेस वेट करेगा चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट। पेरेंट प्रोसेस वेट फॉर चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट, ठीक है। तो पेरेंट प्रोसेस क्या हो रहा, ब्लॉक हो गया, पेरेंट प्रोसेस ब्लॉक until the wait until the child process terminate या वेट रिटर्न, जब तक वेट कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करे, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो हमारे पास इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, तो ये एग्जीक्यूशन सीरियल में होगा, पहले चाइल्ड होगा फिर पेरेंट होगा। दूसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि दोनों साथ के साथ एग्जीक्यूट, पेरेंटल और चाइल्ड, यानी बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस रन पैरेलली या कंकरेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा विदाउट वेटिंग, यहाँ पे कोई वेटिंग का वो नहीं होगा, जब हम वेट को अगर कॉल नहीं करेंगे तो इस तरह से हो, ठीक है। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट होना चाहते हैं, ठीक है। जो चाइल्ड प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होना चाहता है, लेकिन जो है पेरेंट प्रोसेस उनकी वेट ही नहीं करता, वो टर्मिनेट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता पेरेंट प्रोसेस को,
ठीक है। तो या बेसिकली जब भी हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो पेरेंट प्रोसेस जो है उनको वैल्यू जो वो रिटर्न कर रहे हैं वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा, जिस वजह से वे टर्मिनेट नहीं हो पाते, तो वे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो वे ज़ॉम्बीज टाइप के प्रोसेस होते हैं इस तरह के, जो बैकग्राउंड में रन होते हैं। इसको नोट करो पहले। सर ये दूसरी लाइन बोल दीजिए। वेट में पेरेंट प्रोसेस ब्लॉक के Until यूनिट the लिखा। child process terminate। ब्लॉक यूनिट है ये। सर इस लाइन का मतलब बता दो एक बार। पेरेंट वो प्रोसेस until ब्लॉक था, वो यूनिट। until। क्या कह रहे हो बेटा, कौन सी लाइन का मतलब? सर इसी का ही पूछ रही थी, यूनिट लिखा था ना, अंटिल वो है। until है, वो लिख। नोट कर लिया? अब देखो, जैसे हमारे पास हमने बात करी है कि जो फोर्क है, फोर्क क्या रिटर्न कर रहा है, या तो जीरो रिटर्न कर रहा है या वन रिटर्न कर रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू तभी करेगा जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं होगा। तो मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है, एक प्रोग्राम बनाया हमने जिसमें लिखा हमने सी आउट हेलो। तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट होगा, इसमें हेलो प्रिंट हो जाएगा एक बार इस तरह से। अब मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया और इस प्रोग्राम को ऐसे लिख दिया कि मेन, और यहाँ पे एक फोर्क सिस्टम कॉल है उसको कॉल करा, और फिर लिख दिया सी आउट हेलो। अब क्या होगा, अब बेसिकली हमारे पास मान लिया ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम पी है। तो एक प्रोसेस है हमारे पास पी नाम। अब इस प्रोसेस के अंदर जब हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमने फोर्क सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर दिया। तो जैसे ही फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, फोर्क सिस्टम कॉल क्या कर रही है कि हमारे पास एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दे रही है। ठीक है, और ये प्रोसेस तो हमारे पास है ही, ठीक है, जो हमारे पास पी प्रोसेस है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हो गया। ये क्या रिटर्न करेगा, जीरो, और ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जैसे हमने बात करी, जो चाइल्ड प्रोसेस है वो एक तरह से पेरेंट प्रोसेस का क्लोन बन जाएगा। यानी एक प्रोग्राम तो ये पी है ही, एक प्रोग्राम हमारे पास और बन गया है। यानी पी प्रोग्राम क्या है, इसको फोर्क को हटा दो तो यही मान लिया हमने, ये वाला प्रोग्राम पी है। फोर्क तो हमारे पास एक सिस्टम कॉल, ठीक है। तो इसी की कॉपी बन गई, एक और बन गया हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, जिसमें भी ये लिखा हुआ आ गया सी आउट हेलो। ठीक है, उसमें हम फोर्क को कॉल नहीं करा रहे हैं, बस हमने एक बार ये कॉल कराई है। तो ये हमारे पास चाइल्ड बन गया। तो देखो चाइल्ड प्रोसेस को जब हम देख रहे हैं तो चाइल्ड प्रोसेस में क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो। तो ये चाइल्ड प्रोसेस हमारे पास प्रिंट करेगा हेलो। और ये पेरेंट प्रोसेस जो है हमारे पास, ये भी पेरेंट प्रोसेस है, तो पेरेंट प्रोसेस क्या प्रिंट कर रहा है, ये भी हेलो प्रिंट कर रहा है। वो तो यही है। तो अब इस प्रोग्राम को इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमने इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराया तो क्या आउटपुट आएगा, या हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। तो हेलो दो बार प्रिंट होगा, एक बार चाइल्ड प्रोसेस प्रिंट करेगा, एक बार पेरेंट प्रोसेस प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आपका हेलो, ठीक है।
नोट करो इसको। अब देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास मेन है, इसमें मैंने यहाँ पे फॉक लिखा और फिर से फॉक लिख दिया 2 और फिर सी आउट हेलो कर दिया। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, कितनी बार हेलो प्रिंट होगा अभी यहाँ पे? देखो, मान लिया हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है, ये पूरा प्रोग्राम है। तो जब हम पहली बार फॉक को कॉल करते हैं, तो पहली बार फॉक को कॉल किया हमने, तो क्या बना, हमारे पास एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट, और ये हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार कॉल हुई है हमारे पास अभी फॉक, यानी ये वाली हुई है, तो जो चाइल्ड प्रोसेस बनेगा उसमें भी इतना प्रोग्राम तो रहेगा ही, और पेरेंट प्रोसेस में भी इतना प्रोग्राम बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया C1 और इसको मान लिया ये P है ही हमारे पास, एक बार फॉक कॉल होगी। अब इस वाले C1 में भी यही लिखा हुआ है कि अब हमारे पास प्रोग्राम ये इस तरह से हो गया, जिसमें ये फॉक लिखा हुआ है और सी आउट हेलो लिखा हुआ। ठीक है, ये बन गया प्रोग्राम। अब जब ये C1 के लिए है और ये ही अब P के लिए है, तो C1 जब इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से फॉक कॉल हो रही यहाँ पे, तो फिर से फॉक कॉल होगी, तो फिर से जो है एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। C1 का चाइल्ड प्रोसेस मान लिया C2। ठीक है, C2 क्रिएट हुआ और C1 तो है ही हमारे पास एज इट इज, ये तो ऐसे ही। ठीक है, तो इस C2 में क्या होगा, इस C2 में हमारे पास इस तरह से बन जाएगा मेन, और हमारे पास सी आउट हेलो, क्योंकि उसकी जो है फॉक कॉल हो चुकी है, ये हमारे पास हो गया। अब P जो है ये 2 बार से कॉल करेगा इसको फॉक को, इसके अंदर भी फॉक है, तो यहाँ पे मान लिया एक चाइल्ड प्रोसेस C3 क्रिएट हो गया, और यहाँ पर जो है पेरेंट ये है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ। जब इस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ, तो ये जो है हमारे पास C2 क्या प्रिंट करेगा, ये भी हेलो प्रिंट करेगा। C1 क्या प्रिंट करेगा, ये भी हेलो प्रिंट करेगा। C3 भी हेलो प्रिंट करेगा, और P भी लास्ट में हेलो ही। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, हेलो आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ पे हेलो, इस तरह से। ठीक है, नोट करो इसको। अगर हमने एक बार लिखा है फॉर्क, तो हमारे पास जो हेलो का एक स्टेटमेंट, हमने हेलो का स्टेटमेंट जो लिखा था, वो कितनी बार प्रिंट हुआ था, 2 बार। अगर 2 बार फॉर्क लिख दिया तो कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 4 बार। और अगर 3 बार लिख देंगे तो कितनी बार प्रिंट होगा, 6 times. 6। सही में सोनी का तो 8 कह रही है, प्रियंका भी। सर एक बार ट्री दोबारा समझा दो, ये प्रोग्राम उसको लेके। देखो, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है P। ठीक है, इस प्रोग्राम पे ये पहले वाली सिस्टम कॉल हमने एग्जीक्यूट करी, पहली फॉर, तो इससे एक इसका चाइल्ड क्रिएट हुआ, एक ये पेरेंट तो है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब ये चाइल्ड, अभी एक ही फोर्क तो कॉल हुई है, अब दूसरी फोर्क जब करेंगे तो दूसरी फोर्क अब इस पे भी होगी, इस पे भी होगी, यहाँ पे भी फोर्क चलेगी, और यहाँ पे भी फोर्क कमांड होगी। तो फोर्क कमांड क्या कर रही है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रही, तो इसका भी एक चाइल्ड प्रोसेस बन गया, और ये तो अपने आप में है यहाँ पे। ऐसे ही पी करा, पी पे 2 बार से फोर्क करी, तो एक चाइल्ड और बन गया हमारे पास यहाँ पे, और ये है।
यहाँ पे। तो एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट हुए अभी यहाँ पे, तो कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए? 4। क्या नहीं, चाइल्ड तो 3 ही तो है, C1 C2 और C3। पी तो ओरिजिनली है वो, ठीक है, पी तो पेरेंट प्रोसेस ही है। तो चाइल्ड प्रोसेस जो है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे 3 बने हैं और एक पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। 2 बार जब हम फोक को कॉल कर रहे हैं तो 2 बार फोक को कॉल करने से चाइल्ड प्रोसेस 3 बने। एक बार कॉल करी थी तो हमारे पास एक ही चाइल्ड प्रोसेस बना था, एक हमारे पास जो है मेन प्रोसेस ही था पेरेंट। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं, तो उससे हम फिर फॉर्मूला निकालते हैं कि कितनी बार प्रिंट होता है कोई, यानी कोई प्रोग्राम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा फोक को कॉल करने से, और कितने चाइल्ड बनेंगे, कितने पेरेंट रहेंगे। अब मान लिया मैंने इस प्रोग्राम को ऐसे लिख दिया मेन, और यहाँ पे फिर से मैंने फोर्क फोर्क और फोर्क 3 बार कर, और फिर सी आउट हेलो, ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम है। तो आप देखेंगे ये मेन प्रोसेस है, मान लिया हमारे पास पेरेंट प्रोसेस, पहली बार फोक कॉल हुआ है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट टाइम फोक कॉल किया हमने पहली, तो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ इसका, मान लिया C1 उसका नाम है, और ये पेरेंट प्रोसेस हमारे पास है। दोबारा से हमने फोक को कॉल किया, दूसरा फोक कॉल हुआ तो इसका एक चाइल्ड और बन गया, मान लिया C2, और ये हमारे पास है C1। फिर इसका जो है फोक कॉल हुआ यहाँ पे, तो फोक कॉल होने पे यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया हमारा C3, मान लिया इसका एक चाइल्ड बन गया, और ये P है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद तीसरी बार फोक कॉल होगा, अब यहाँ पे सब पे फोक कॉल होगा, तीसरी बार यहाँ पे फोक कॉल किया हमने, तो यहाँ पे मान लिया C4 एक क्रिएट हुआ, और ये C2 है यहाँ पे पेरेंट इसका, यहाँ पे फिर से फोक कॉल कर दिया हमने, तो C1 का मान लिया ये C5 बन गया चाइल्ड, और C1 पेरेंट है। यहाँ पे C3 पे फोक को कॉल किया, तो इसका मान लिया C6 बन गया, और C3 हमारे पास पेरेंट है। P का करा तो C7, और यहाँ पे 4। तो आप देख रहे हैं चाइल्ड प्रोसेस हमारे कितने क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस हमारे पास 8 बने हैं, ठीक है। और हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, 8 नहीं 7 बने हैं, 7 चाइल्ड प्रोसेस है C1 से C7 तक, ठीक है। 1 2 3 ये है, 4 5 6 और 7, और एक पेरेंट प्रोसेस, टोटल 8 प्रोसेस है हमारे पास। तो 8 टाइम्स आपका यहाँ पे हेलो प्रिंट हो, 8 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हो रही, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमारे पास एक फोर्क है, चलो अगले उस पे लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? फॉर्मूला बताओ तुम क्या बनेगा। 3 प्रोग्राम हो गए ऐसे भाई, एक फोर्क है तो चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं, और पेरेंट प्रोसेस कितने हैं, और एग्जीक्यूशन कितना हो, ठीक है। तो फोर्क अगर हमारे पास एक बार अगर
तो चाइल्ड भी एक बन रहा, पेरेंट भी एक है, एग्जीक्यूशन 2 बार, जो टोटल पेरेंट प्लस चाइल्ड होता है एग्जीक्यूशन, पेरेंट प्रोसेस प्लस चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, अगर 2 हैं तो चाइल्ड प्रोसेस 3 बन रहे, पेरेंट प्रोसेस एक ही है, 4 बार एग्जीक्यूशन हो रहा। 3 है तो ये 7 है, ये एक ही है और ये 8 बार। तो अगर n होंगे इसी तरह से हमारे पास, तो n अगर हमने कर दिए तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ये तो देखो n, मतलब ये आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, जितने फोर्क हैं उतनी पावर हो रही, तो ये 2 की पावर n हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 2 की पावर n टाइम्स, ये तो हमेशा 1 ही है। ये जो इससे एक कम है, जितने p प्लस सी हैं उससे एक कम है, क्योंकि एक पेरेंट में जा रहा, तो ये 2 की पावर n माइनस। इतने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होते हैं, इतने हमारे पास पेरेंट प्रोसेस हमेशा एक ही रहेगा, वो जो है, ठीक है, मेन पेरेंट। और ये जो है हमारे पास 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ टाइम, यानी इतने टोटल प्रोसेस हैं ये हमारे पास, इतनी बार एग्जीक्यूट। नोट कर, अब देखो एक प्रोग्राम और देखते हैं, आप बताना उसमें कितनी बार हमारे पास प्रिंट होगा या एग्जीक्यूशन। सर बैक करना एक बार। हो गया सर। मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है एक, ठीक है, उसमें हमने लगाया इफ, फॉर्क एंड, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्क लिखा और फिर सी आउट, ठीक है, ये प्रोग्राम है। तो इसमें बताओ कितनी बार हमारे पास हेलो प्रिंट होगा? सर 2 बार। 2 बार? 2 बार कैसे होगा भाई? फॉर्क कितनी बार लिखा हुआ है? लिखा थोड़ी है, ये तो इफ की कंडीशन चेक करवा रहे हैं हम। वो फोक, ये वाला इफ की कंडीशन में कॉल तो नीचे वाला ही होगा ना फोक, तो एक ही बार आएगा, तो वो पी तो से नीचे वाला तो तब होगा अगर इफ वाली सही होगी कंडीशन, क्या पता इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो। मैं तो सही मान रहा हूँ सर 3 बार। अगर सही होगी तो फिर क्या नाम जी, फिर तो वो होना चाहिए, फिर तो 3 फोल्क हो गए, 8 बार होना चाहिए। देखो पहले एक हमारे पास पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले फोक पर आए, तो यहाँ पे फोक सिस्टम कॉल हो रही है, तो ये तो होगी सबसे पहले यही आ रही, यहाँ तक आने से तो कोई रोक ही नहीं रहा इसको। तो पहली जब फोक कॉल हुई ये वाली, तो एक चाइल्ड प्रोसेस बना, मान लिया C1, और ये पेरेंट प्रोसेस है हमारे पास। अब ये चाइल्ड प्रोसेस क्या रिटर्न करता है? 0, और पेरेंट प्रोसेस रिटर्न करता है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको इसी तरह की क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसने C1 ने जब C1 क्रिएट करा उसने, तो क्या रिटर्न हुआ? हमें 0 रिटर्न हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हुआ है 0, ये लिख दिया मैंने।
और उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो अगर पहले वाली वैल्यू 0 होती है तो एंड ऑपरेटर में दूसरे वाली वैल्यू चेक ही नहीं करी जाती। ठीक है, दूसरे वाली चेक तो नहीं होती ना, क्योंकि एक भी फॉल्स होते ही एंड ऑपरेटर फॉल्स दे देता है, एक भी 0 देते ही रिटर्न क्या करेगा, 0। तो ये वाली तो चेक ही नहीं होगी, यहाँ पे कंपाइलर जाएगा ही नहीं, यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, वो देखते ही एंड लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इफ के अंदर 0 हो जाएगा, और इफ के अंदर जब 0 हो गया तो इसका मतलब इफ का ब्लॉक जो है, बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब फोर्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फोर्क एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो सीधा यहाँ पे जाएगा हेलो पे। तो फोर्क की अगर हम बात करें तो एक ही फोर्क हो रहा है, यानी जैसे ही C1 आ गया तो आगे एग्जीक्यूशन बंद हो गया, बस उसने हेलो को प्रिंट कर दिया, ये हेलो को प्रिंट। ठीक है, अब दूसरा केस ये हो सकता है कि ये रिटर्न 1 करेगा, भाई ये तो रिटर्न करेगा ही करेगा, इसके बाद पहले तो इसने ये वाला क्रिएट करा, दूसरी बार ये इसे भी तो इनिशियलाइज करेगा। आपको बताया था 2 PID बनेंगी, एक 0 चाइल्ड के लिए और एक पेरेंट के लिए 1 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जब 1 होगी तो यहाँ पे रिटर्न होगा 1, जब यहाँ पे रिटर्न 1 होगा, एंड मिला है, तो जब तक दूसरे वाले की वैल्यू नहीं पता चलेगी एंड में, तब तक हम नहीं बता पाएंगे क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, अदरवाइज 0, तो दूसरे की वैल्यू भी हम निकालेंगे क्या होंगे, तो दूसरे वाला फोर्क फिर से एग्जीक्यूट होगा ये। अब ये वाला फोर्क यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यानी इस पेरेंट पे फोर्क एग्जीक्यूट होगा, उस चाइल्ड पे नहीं होगा। यहाँ पे तो हो गया हमारे पास फोर्क, इस चाइल्ड ने आगे नहीं एग्जीक्यूट करा क्योंकि 0 रिटर्न कर दिया, ये वाला हमारे पास फोर्क फिर से होगा। यहाँ पे एक चाइल्ड बन गया, मान लिया C2, और यहाँ पे हमारे पास पेरेंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमारे पास चाइल्ड बना तो चाइल्ड ये क्या रिटर्न करेगा, ये तो 0 ही रिटर्न करेगा, तो यानी इधर वाले फोर्क से हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न होके आई, 0। तो 1 एंड 0 करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, 0 ही होगा, तो ये भी इफ 0 बन गया। इफ 0 बन गया तो इसका मतलब इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला फोर्क एग्जीक्यूट नहीं होगा, हेलो एग्जीक्यूट, तो ये हेलो हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जैसे ये 1 है और दूसरे वाले में हमारे पास यहाँ पे भी 1 हो जाए, ये पेरेंट वाला रिटर्न होगा जब, ठीक है, इसके बाद ये वाला रिटर्न होगा, तो ये रिटर्न होने पे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1, तो 1 1 में फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 हो जाएगा, इसके अंदर जब 1 हो जाएगा तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, कंडीशन ट्रू होने पे हमारे पास ये इस वाले फोर्क पे पहुंच जाएगा, तो इस वाले फोर्क पे तो ये वाला फोर्क कॉल हो जाएगा, तो ये वाला फोर्क यहाँ से कॉल होगा, यहाँ से कॉल होगा तो यहाँ से क्या बनाएगा, ये फिर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, ये चाइल्ड प्रोसेस भी क्रिएट करा और ये पेरेंट है, ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करा, ये क्या करेगा, रिटर्न 0, ये रिटर्न करेगा 1, लेकिन आगे हमें 0 और 1 की कोई जरूरत नहीं है, ये आगे तो कोई और फोर्क है नहीं, ये हमारे पास आगे प्रिंट कर देगा फिर हेलो, ये भी हेलो ही प्रिंट करेगा, और इस पे भी जाएंगे, इस पे भी। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ, 4 टाइम्स, 4 बार। ठीक है, समझ आई बातें किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ऑपरेटर दिया हुआ है, इसकी कंडीशन दी हुई है, तो इन ऑपरेटर को अच्छे से एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, किस तरह से वर्क करेंगे। तो जब भी अगर हमारे पास ये ऑपरेटर दे रखा और चाइल्ड प्रोसेस 0 हो गया, चाइल्ड आगे नहीं बनेगा, ठीक है, तो हमारे पास पेरेंट प्रोसेस है वही आगे लेके जाता है, जब इफ की कंडीशन इस तरह से। नोट करो इसको, एक और प्रोग्राम देखते हैं इसी तरह का, फिर इसको नोट कर लो। सर रिपीट करना हाँ, तो सर एक बार। इसको नोट करो ना पहले।
नोट कर लो जल्दी से। देखो बेटा खुशबू, यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस प्रोग्राम को दोबारा थोड़ा सा चेंज करके। जैसे मान लिया मैंने ऐसे लिख दिया इसको, इफ फोर्क, और इस बार यहाँ पे और लगा दिया, फिर फोर्क फोर्क सी आउट। अब हमें बताना है यहाँ पे हेलो कितनी बार एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये समझते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक पेरेंट प्रोसेस है हमारे पास, ये पूरा प्रोग्राम पहली बार ये वाला फोर्क आया। यहाँ पे कंपाइलर जब आएगा तो फोर्क को कॉल किया, फोर्क ने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, मान लिया C1, और एक पेरेंट प्रोसेस है P, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे कि जो चाइल्ड प्रोसेस है ये क्या रिटर्न करेगा, 0, और पेरेंट प्रोसेस क्या रिटर्न करता है, 1, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फोर्क है पहले वाला, जब हमारे पास कॉल हुआ, हमारे पास ये इस तरह से लिखा हुआ है फोर्क और फोर्क। अभी हमने पहले वाले फोर्क को कॉल किया है तो यहाँ से वैल्यू 0 रिटर्न होके आई है, ये वाली वैल्यू इसको लेके चल रही है। यहाँ पे वैल्यू जब 0 रिटर्न होकर आई, पहले इस वाले केस को हम लेके चलेंगे, आगे और लगा हुआ है तो हम 0 पे ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इसका आंसर 0 ही होगा, क्या पता ये वाला 1 रिटर्न कर दे, और अगर ये 1 रिटर्न कर दिया तो ये तो चल जाएगा हमारे पास। तो हमें और वाले केस में दोनों कंडीशन देखनी पड़ती है, दोनों 0 होते हैं तो हमारे पास 0 आता है, अगर एक भी 1 हो जाता है तो 1 आता है, अगर यहाँ पे 1 हो जाता है तो 1 ही रह जाता, ठीक है। तो फिर हमें दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब हमें दूसरा देखने की जरूरत पड़ेगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इस वाले फोक को भी कॉल करेंगे। अभी हम चाइल्ड वाले पे थे तो यहाँ से चाइल्ड से दोबारा से हमारे पास फोक कॉल होगा, फोक कॉल हुआ, इसने फिर एक चाइल्ड प्रोसेस बनाया, मान लिया C2, और एक इसकी कॉपी बनेगी C1 की, ठीक है। ये C2 क्या रिटर्न करेगा, 0। अब अगर C2 ने 0 रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे केस आ गया हमारे पास 0, तो ये 0 0 का केस हो गया, तो इफ के अंदर हमारे पास आ गया 0, तो ये 0 आ गया तो ये वाला फोर्क तो चलेगा नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सीधा हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बंद हो गया। लेकिन अगर हमारे पास पहले वाला 0 था C1 और इसके साथ ये वाला C1 चल गया, तो ये वाला C1 चलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 0 और 1 क्या होता है, 1। ये 1 रिटर्न कर देगा तो अब क्या होगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी ये तीसरे वाला फोर्क भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से फोर्क एग्जीक्यूट होगा और ये एक चाइल्ड प्रोसेस और बनाएगा, मान लिया C3, और ये C1 तो एज इट इज रहेगा पेरेंट। ये अब हमारे पास क्या है, हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पे देखी है, ठीक है। तो ये वाला क्या रिटर्न करेगा, 0, और ये वाला क्या रिटर्न करेगा, 1। अब आगे तो ये हो गया, इसके बाद हेलो, ये आगे तो कोई फोर्क लिखा नहीं है तो हमें हेलो यहाँ भी मिल गया, हेलो, ये हमारे पास टर्म। तो 3 बार हेलो अभी हमारा प्रिंट हो चुका है। अभी ये वाला केस हमारे पास बचा हुआ है कि पहले वाले फोर्क ने ही 1 रिटर्न कर दिया अगर, ठीक है। अब ये वाले केस देख लेते हैं। अभी पहले वाला फोर्क 0 रिटर्न कर रहा था, दूसरे वाला 0 रिटर्न कर रहा था, तो एक बार हेलो प्रिंट हुआ। जब पहले वाला 0 दूसरे वाला 1 रिटर्न कर रहा है तो 2 बार हेलो प्रिंट हो गया, क्योंकि ये वाला फोर्क भी चल गया। अब पहले वाला फोर्क अगर 1 रिटर्न कर देता है तो क्या हमें दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत है? अगर पहले वाले ने 1 रिटर्न कर दिया और लगा हुआ है तो दूसरे वाले को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें इसको तो चेक करने की अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ट्रू ही हो जाएगा, यानी इफ के अंदर 1 ही आ जाएगा आपके पास, इफ 1 हो गया।
इफ 1 हो गया जब हमारे पास, तो इफ 1 हो गया तो ये वाला फोर्क एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला फोर्क जब एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर, तो इससे हमारे पास एक चाइल्ड प्रोसेस मान लिया C4 बन गया, और एक पेरेंट ये है P हमारे पास। तो ये चाइल्ड अब क्या प्रिंट करेगा, हेलो। आगे तो कुछ फोर्क बचा नहीं है, ये वाला भी क्या प्रिंट करेगा। तो टोटल कितनी बार हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे ओ लगा दिया तो 5 बार हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ, 5 टाइम्स। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास कितनी बार प्रिंट हो रहा था, एंड लगाने पे 4 बार। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। समझ में आ गया अब आपको फोर्क सिस्टम कॉल कैसे काम कर रही, किस तरह से ये ट्री स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, इसको बना के प्रोग्राम को लिख के ट्री को हटा के अपने आप भी करके प्रैक्टिस करना है, इनके बारे में अच्छे से समझना इनको। ठीक है, नोट कर लो इसको, सर काफी इसमें इम्पोर्टेंट है, टोटल को एग्जाम क्यों में काउंट फोर्क करें? वगैरह पूछा जाता है। क्या कह रहे हो? जैसे या तो कंडीशन ये होगी कि जो पहला फोर्क है या तो वो 0 हो जाएगा या फिर वो 1 होगा, तो हमने टोटल को ऐड क्यों कर दिया 5 टाइम्स? वो दोनों तो होगा नहीं। नहीं, दोनों होंगे ना, दोनों होंगे। ये भी क्रिएट होगा और ये भी क्रिएट होगा, दोनों ये भी तो एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा तो इस तरह का काम हो रहा है, ये जब ये एग्जीक्यूट हो रहा तो ये भी, क्योंकि जब जैसे ही फोर्क एक बार कॉल होता है तो 2 प्रोसेस क्रिएट होते हैं ना भाई। हाँ। एक तो चाइल्ड प्रोसेस, एक मेन प्रोसेस है ही हमारे पास। ठीक है, तो 2 प्रोसेस हो जाते हैं हमारे पास। तो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है, एक ओरिजिनल प्रोसेस रहता है हमारे पास, तो 2 प्रोसेस हो जाते हैं। तो दोनों को एग्जीक्यूट कराना, इसे भी कराना, इसको भी कराना। अच्छा सर हाँ, सर ये ट्री बता दो एक बार दोबारा से। ट्री बेटा देखो यहाँ पे, ये हमारे पास मेन प्रोग्राम है एक। ठीक है, ये मेन प्रोग्राम है पी, इस प्रोसेस का नाम हमने पी रख लिया है। अब यहाँ पे पहले वाला फोर्क हमने कॉल किया है, तो फोर्क को कॉल करने से ये फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ तो एक चाइल्ड प्रोसेस बना, एक ये पेरेंट प्रोसेस है। चाइल्ड प्रोसेस क्या रिटर्न करता है, 0, और पेरेंट प्रोसेस 1। अब मान लिया हम इस वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो इसने हमारे पास यहाँ से फोर्क ने रिटर्न करी है 0। ठीक है, तो जब यहाँ पे 0 आई और लिखा हुआ, तो हमें दूसरे वाले फोर्क को भी देखना पड़ेगा वो क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये जब तक इसका नहीं पता चलेगा हम बता नहीं सकते कि 0 आएगी तो टोटल की वैल्यू या 1 आएगी। तो हमने इस वाले फोर्क को जब कॉल किया तो फिर से हमारे पास क्या होगा, इसका C1 का एक चाइल्ड बनेगा और एक C1 रहेगा। C1 का जो चाइल्ड होगा वो रिटर्न करेगा 0। अब अगर आप इस वाले को एग्जीक्यूट करा रहे हो तो इसने 0 रिटर्न करा, तो 0 रिटर्न करने पे हमारे पास इसके अंदर क्या बन गया, 0 बन गया। 0 बन गया तो तीसरे वाला फोर्क कॉल नहीं होगा। ठीक है, सीधा हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर ये वाला हम एग्जीक्यूट कराते हैं इसके साथ, 0 के साथ ये वाला 1 वाला एग्जीक्यूट कराते हैं, तो 1 वाला एग्जीक्यूट कराते हैं तो कंडीशन हमारे पास हो जाएगी ट्रू। तो कंडीशन हो जाएगी जब यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 0 और 1 का और करने पे ट्रू आता है, तो फिर ये इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी में फोर्क लिखा है तो फोर्क दोबारा से कॉल होगा। फोर्क कॉल हुआ तो इसका C1 का एक चाइल्ड और बन गया C3, और ये C1 है। ठीक है, तो इस तरह से कॉलिंग हुई। यहाँ पे ये C3 हमारे पास क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये हेलो करेगा प्रिंट, और ये भी हेलो प्रिंट कर देगा, क्योंकि आगे तो कोई फोर्क वगैरह है नहीं, इसके बाद केवल हेलो लिखा हुआ। दूसरा हमारे पास ये वाला ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर का, इधर वाले पे आते हैं कि अगर हमारे पास पहले ही वाले फोर्क ने 1 रिटर्न किया है, अगर पहले ही वाला फोर्क 1 रिटर्न कर देता है और लगा हुआ है, तो हमें दूसरे वाले को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि और में अगर एक ही ट्रू हो जाता है तो ट्रू आंसर आता है, एक बिट ट्रू होने पे। तो ये ट्रू हमारे पास रिटर्न कर देगा, यानी ये कंडीशन इफ की ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ये वाला फोर्क अब कॉल होगा। इस फोर्क को हमने कॉल किया तो एक इसका चाइल्ड बन गया और एक ये पेरेंट है, ये चाइल्ड भी हेलो प्रिंट कर देगा। 5 बार हमारा हेलो प्रिंट।
नोट कर लिया? अब देखो दूसरा प्रोसेस का जो हमारे पास ऑपरेशन हमने बताया था, टर्मिनेट करना है प्रोसेस टर्मिनेशन जब हम करते हैं तो इसके लिए जो सिस्टम कॉल यूज होती है उस सिस्टम कॉल का नाम है एग्जिट। एग्जिट सिस्टम कॉल is used to terminate a process। ठीक है, ये सिस्टम कॉल हमारे पास रिटर्न करती है 0 ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट या टर्मिनेशन। अगर हमारा प्रोसेस इस सिस्टम कॉल को करने से टर्मिनेट हो गया तो ये क्या रिटर्न करेगी? 0 रिटर्न करेगी। अगर वो टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करेगी? नॉन जीरो वैल्यू। तो रिटर्न करेगी ये कोई भी नॉन जीरो वैल्यू इफ एनी प्रॉब्लम, यानी प्रोसेस इज नॉट टर्मिनेट। तो प्रोसेस टर्मिनेट कब नहीं होता? कौन सा प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होता? जैसे ज़ॉम्बी प्रोसेस, यानी द प्रोसेस which are trying to terminate, यानी हमने उसमें एग्जिट सिस्टम कॉल को कॉल कराया है, टर्मिनेट करा रहे हैं, बट कैन नॉट टर्मिनेट। ठीक है, बिकॉज देयर पेरेंट, ठीक है, इज नॉट वेटिंग। उसका पेरेंट वेटिंग नहीं कर रहा या पेरेंट प्रोसेस पहले ही टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अब जब पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो एग्जिट सिस्टम कॉल होती है ये किसको, कोई भी सिस्टम कॉल है किसको हमारे पास रिटर्न कर रही है? भाई आपके पास फोर्क भी हमने करी थी, तो जब यहाँ पे C1 क्रिएट हो रहा है या यहाँ पे P क्रिएट वो हो रहा है तो ये 0 रिटर्न कर रहा है या 1, ये किसको कर रहा है? जहां से ये कॉल हुआ है, यानी यहाँ से इसको ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, 0 1। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास ये सक्सेसफुल कंप्लीशन होने पे या टर्मिनेट हो गया जब प्रोसेस, ये रिटर्न कर देता है 0 टू द पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस, यानी पेरेंट प्रोसेस को कर रहा है, ये भी टू द पेरेंट प्रोसेस को नॉन जीरो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक हम रिटर्न नहीं करेंगे वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर नॉन जीरो पे क्या हो रहा है कि वो टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, तो नॉन जीरो हमारे पास। अब ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट कब नहीं होगा? अगर पेरेंट प्रोसेस पहले ही टर्मिनेट हो गया। ठीक है, आपको दो तरीके बताए थे ना, एक तो वेट वाला बताया था और एक बताया था कनकरेंटली चलना। जब वेट सिस्टम को हम कॉल करते हैं तो पेरेंट प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, टर्मिनेट पहले चलता है, और जब टर्मिनेट वो चाइल्ड पहले चलता है। जब चाइल्ड टर्मिनेट होगा वो पेरेंट को कॉल कर देगा, रिटर्न कर देगा 0, तो पेरेंट चलने लगेगा। जब पेरेंट चलने लगेगा फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब दोनों प्रोसेस हम पैरेलली चलाएंगे, जो दूसरा वो था कि पैरेलली चलाएंगे बिना वेटिंग के, तो जब पैरेलली चला रहे तो कोई जरूरी नहीं पेरेंट बाद में ही हो, पेरेंट पहले भी हो सकता है एग्जीक्यूट, चाइल्ड बाद में भी हो सकता है। अगर मैं इन दोनों प्रोसेस को पैरेलली एग्जीक्यूट करा दूं तो क्या पता है ये जल्दी हो जाए ये बाद में हो। भाई दोनों में कोड तो एक जैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन कोड एक जैसा लिखा हुआ है, शेड्यूलिंग कैसे हो जाए, किसकी शेड्यूलिंग कौन सी लग जाए, ये पहले अगर एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये किसको रिटर्न करेगा? वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और अगर पेरेंट प्रोसेस पहले ही रिटर्न हो गया तो चाइल्ड प्रोसेस फिर टर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। ये प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है अगर
कॉन्करेंटली पैरेलली एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो जो चाइल्ड प्रोसेस है ये प्रोसेस फिर ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को जिनका पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस से पहले ही टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, यानी पेरेंट इज नॉट वेटिंग, दैट इज पेरेंट प्रोसेस ऑलरेडी टर्मिनेट, पेरेंट प्रोसेस ऑलरेडी टर्मिनेट। ये हमारे पास उस वाले केस में होगा जब हम वेट सिस्टम को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पैरेलली हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो पेरेंट प्रोसेस ऑलरेडी टर्मिनेट, उसमें भी 100% हर केस में कोई जरूरी नहीं कि पेरेंट ही पहले हो, चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे आ सकते हैं पैरेलली चलाने पे कि पेरेंट पहले हो जाए, ठीक है। तो पेरेंट प्रोसेस ऑलरेडी टर्मिनेट हो गया, वहां पे वो वेटिंग नहीं कर रहा। तो तो इसको हम ये करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया कि पेरेंट प्रोसेस इज नॉट वेटिंग फॉर चाइल्ड प्रोसेस, बिकॉज के बाद क्या लिखा है सर ये? बिकॉज देयर पेरेंट प्रोसेस इज नॉट वेटिंग, ठीक है, उनका पेरेंट प्रोसेस जो है वेट नहीं कर रहा है और चाइल्ड प्रोसेस के। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, नोन एज। सर ये क्या लिखा है पेरेंट्स से पहले आपने? डियर, समझ नहीं आया सर, क्या कहा? THEIR, डियर, THEIR। सर हाँ, सर प्लीज दोबारा थोड़ा बता देंगे, मेरा नेटवर्क थोड़ा वो हो रहा आज वीक। ऐसा प्रोसेस जिसका ऐसा चाइल्ड प्रोसेस जिसका पेरेंट प्रोसेस जो है चाइल्ड प्रोसेस से पहले ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो पहले कंप्लीट कब हो सकता है, अगर हमारे पेरेंट और चाइल्ड दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। पैरेलली एग्जीक्यूट होने में अगर पेरेंट प्रोसेस पहले ही एग्जीक्यूट हो गया तो चाइल्ड प्रोसेस जो है फिर टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगा। टर्मिनेट नहीं होगा तो हमारे पास जो वैल्यू हो रही है वो नॉन जीरो टाइप की बन जा रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ऐसा प्रोसेस जो टर्मिनेट होना चाहता है, हमने एग्जिट कॉल करी है लेकिन वो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका पेरेंट प्रोसेस वेट नहीं कर रहा, पेरेंट प्रोसेस ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये प्रोसेस कैसी वैल्यू जीरो रिटर्न नहीं करेगा, अब ये नॉन जीरो रिटर्न करेगा। और ऐसा प्रोसेस जो है वो फिर टर्मिनेट ही नहीं होगा, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को जिनका पेरेंट प्रोसेस ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका होता है तो वो हमारा ज़ॉम्बी प्रोसेस कहलाता है, चाइल्ड से पहले अगर पेरेंट टर्मिनेट। तो ज़ॉम्बी प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस ही बनते हैं, पेरेंट प्रोसेस तो ज़ॉम्बी बनेगा नहीं। सर कैसे कैसे नाम दिए जाते हैं इसमें भी ना, ज़ॉम्बीज, ZOMBI ये सही? ज़ॉम्बी वे नहीं होते, फिल्म में मैंने देखे ज़ॉम्बी, तुमने शक्तिमान में बना दिए थे ज़ॉम्बीज। सर मेरे को ज़ॉम्बीज का मतलब ही नहीं समझ में, ज़ॉम्बी कहते किसे हैं? ज़ॉम्बी ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोल, उनका दिमाग आउट किसी कोई दूसरा कंट्रोल कर लेता है, वे अपने मतलब से कोई नहीं, नींद में ही चलते हुए एक तरह से रहते हैं। ये क्या लिखा है, दैट इज पेरेंट प्रोसेस ऑलरेडी टर्मिनेट फॉर चाइल्ड प्रोसेस। हाँ, फॉर चाइल्ड प्रोसेस, चलते फिरते रोबोट हो जाते हैं वे एक तरह से। ना जिंदा ना मुर्दा, किसी और का, या शक्तिमान में बनाए थे वो ज़ॉम्बी बना रहा था एक, वैसे एक फिल्म भी दिखाई कि मरी हुई लाशों को जिंदा कर देते हैं और अपने अकॉर्डिंग चलाते रहते हैं, माइंड कंट्रोल कर लेते हैं। नोट कर लिया ये?
लास्ट क्लास में हमने आपसे तो 2-3 टर्म बताई थी पढ़ के आनी की, जैसे हमारे पास एक होता है कि अराइवल टाइम क्या होता है, ठीक है। एक आपको कहा था कि एग्जीक्यूशन टाइम या बेस्ट टाइम, ठीक है। एक रेस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, ये टर्म है, इनके बारे में हम, ठीक है। एक होता है एवरेज लोड और एक थ्रूपुट। प्रोसेस शेड्यूलिंग वगैरह पढ़ने के लिए हमें इन टर्म्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो कोई प्रोसेस रेडी क्यू में किस टाइम आता है, वो टाइम जो है उसका अराइवल टाइम, यानी व्हेन ए प्रोसेस एंटर इन रेडी, जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू या रेडी स्टेट में एंटर करता है तो वो प्रोसेस का अराइवल टाइम है। एग्जीक्यूशन टाइम या बेस्ट टाइम वो होता है वो कितने टाइम तक कोई प्रोसेस कितने टाइम तक रनिंग स्टेट में रहा, एग्जीक्यूट हुआ वो कितने टाइम तक, यानी द टोटल टाइम स्पेंड इन रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट में उसने कितना टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जो रेडी स्टेट होती है, रेडी स्टेट में से उसमें रनिंग स्टेट में पहली बार रनिंग स्टेट में जाने के बीच का टाइम, यानी कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है हमारे पास और वो रनिंग में जा रहा है, ठीक है। लेकिन रेडी से रनिंग में कई बार जा सकता है प्रोसेस, अगर हमारे पास प्रिमिटिव एल्गोरिथम यूज हो रही है, ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स जा सकता है। लेकिन जो पहली बार जब जाएगा तो वो वाला टाइम जो है रेस्पॉन्स टाइम है। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं, ठीक है, तो मेहमान आए, आके वो बैठ गए गेस्ट रूम में, तो आप आए पहली बार उनसे हेलो हाय नमस्ते करने के लिए, तो वो उनका पहला रेस्पॉन्स टाइम होगा। फिर आप नमस्ते करके चले गए पानी पिला के, चाय बनाने, चाय बना के फिर आगे चाय लेके आए, तब उनके पास बैठे बात करी, तो वो अलग बात है, दूसरी बार भी आ रहे हो, ठीक है। तो जो पहली बार आए, वो पहली बार मान लिया गेस्ट आके बैठ गया, आपको 2 मिनट बाद आया आप उसके पास, तो वो रेस्पॉन्स टाइम है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टाइम फर्स्ट टाइम जो हम यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वो है, पहली बार मान लिया यहाँ पे कोई बंदा 10 बजे आया, लेकिन वो पहली बार रनिंग स्टेट में 10:05 पे पहुंचा, तो जो ये 5 मिनट हुई वो उसने जो है पहली बार जो रेडी स्टेट में फर्स्ट टाइम टाइम स्पेंड किया, वो उसका क्या हो गया, रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो ये टाइम हमारे पास, यानी टोटल टाइम स्पेंड इन रेडी स्टेट फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिख, टोटल ये लिख देते हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार जो उसने स्पेंड किया। वेटिंग टाइम क्या होता है, रेडी स्टेट में और वेटिंग स्टेट में कितनी भी बार उसने स्पेंड किया हो टाइम, ठीक है, चाहे पहली बार हो, दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, कितनी बार हो, टोटल टाइम रेडी स्टेट और वेटिंग स्टेट में कितने टाइम तक रहा है प्रोसेस, वो वेटिंग टाइम, टोटल टाइम
स्पेंड इन रेडी स्टेट प्लस वेटिंग स्टेट, वो टाइम हमारा वेटिंग टाइम। नोट कर लो ये। सर ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है इसमें टोटल क्या हुआ है ना कि जो सीपीयू प्लस आईओ का कंबाइंड। आईओ का नहीं, खाली सीपीयू का, केवल रनिंग स्टेट में कितनी टाइम लगा। सर इसमें रिस्पॉन्स टाइम में लिखा था टोटल टाइम स्पेंड इन रेडी स्टेट, फर्स्ट टाइम लिखा है। हाँ, पहली बार रेडी स्टेट में उसने कितना टाइम स्पेंड किया, यानी रनिंग स्टेट में जाने से पहले, पहली बार रनिंग स्टेट में जाने से पहले कितनी देर उसने वेट किया है। सर हम्म, ये जो लिखा है आपने वेटिंग टाइम, हाँ, टोटल टाइम स्पेंड इन रेडी स्टेट प्लस वेटिंग वेटिंग। स्टेट। नोट कर लिया। इसको सिर्फ वेटिंग टाइम को हम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम भी कर सकते हैं। वेटिंग टाइम को कंप्लीशन जी, टाइम माइनस अराइवल टाइम टर्न अराउंड टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम। हाँ, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन या ब्रश टाइम। देखो, अगर हम बात करते हैं उसकी कंप्लीशन टाइम, यानी किस टाइम हमारे पास कंप्लीट हो रहा है वो प्रोसेस, ठीक है, तो वो होगा हमारे पास कंप्लीशन। व्हेन ए प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन, ठीक है, यानी दैट इज टर्मिनेट, जब वो टर्मिनेट हो, किस टाइम पे वो टर्मिनेट हो, ठीक है। तो हमारे पास एक है टर्न अराउंड टाइम, टीएटी। कल आपको बताया था टर्न अराउंड टाइम कि जब हमारे पास कोई प्रोसेस आता है और कंप्लीट हुआ है उस टाइम के बीच का डिफरेंस टर्न अराउंड टाइम, यानी टीएटी जो होता है वो इक्वल टू होता है सीटी माइनस एटी। सीटी मतलब कंप्लीशन टाइम है और एटी मतलब अराइवल टाइम। तो टोटल टाइम हो जाएगा ये, टोटल टाइम स्पेंड इन, हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेडी स्टेट प्लस रनिंग स्टेट प्लस वेटिंग स्टेट, सब में मिला के उसने टोटल कितना टाइम स्पेंड किया, यानी अराइवल से कंप्लीट होने के बीच का जो टाइम हुआ वो हमारा टर्न। इसी तरह से अगर मैं वेटिंग टाइम को भी इसी तरह से लिखूं तो वेटिंग टाइम हमारे पास क्या होगा भाई, अगर यहाँ इसी फॉर्मूले से आप यहाँ पे समझो, ठीक है, कि रेडी स्टेट और वेटिंग स्टेट में वाला जो टाइम था इसी को तो हम वेटिंग टाइम बोल रहे थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि टर्न अराउंड टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, वेटिंग टाइम है, ठीक है, और प्लस के ये क्या है, ब्रश टाइम है,
ठीक है। रनिंग टाइम मतलब रनिंग स्टेट का टाइम क्या होता है, ब्रश टाइम। तो इससे अगर आप देखें तो वेटिंग टाइम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, TAT माइनस के इसके इक्वल हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। इस तरह से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला भी यूज होगा हमारा, ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला, इन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक आपके पास थ्रूपुट आपको बताया था कि पर यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस कंप्लीट हो गए, उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, वो हमारे पास थ्रूपुट, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन पर यूनिट, तो वो CPU का थ्रूपुट कहलाता है। थ्रूपुट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। एक एवरेज लोड के बारे में हमने बात करी कि लोड एवरेज या एवरेज लोड क्या होता है। एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस जो हमारे पास रेडी स्टेट में या मेन मेमोरी में रहते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम अगर हमने CPU मान लिया 10 बजे स्टार्ट करा अपना सिस्टम और 10:30 तक चलाया, तो उस आधे घंटे के ड्यूरेशन में एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस जो हमारे रेडी स्टेट में रहे हैं या मेन मेमोरी में रहे हैं, वो एवरेज लोड टाइम, एवरेज लोड कहलाएगा, टाइम नहीं है ये, ठीक है। ये मेन मेमोरी का एवरेज लोड हो गया। तो यानी एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है, इन रेडी स्टेट इन ए, ठीक है, कोई भी टाइम ड्यूरेशन में जब आप निकालते हैं, तो ये हमारे पास एवरेज। नोट कर लो ये, बाकी फिर कल करते हैं, आज के लिए। सर जो आपने ये वाला लिखा हुआ है कि टोटल टाइम स्पेंट इज इक्वल्स टू रेडी स्टेट प्लस रनिंग स्टेट प्लस वेटिंग स्टेट, तो हाँ। ये भी एक फॉर्मूला बना है। इसमें वेटिंग का तो WT आ गया और रनिंग का बर्स्ट टाइम, लेकिन जो रेडी नहीं स्टेट है, नहीं जो बेटा, अराइवल है, वो तो ये छूट गया। वेटिंग टाइम लिखा हुआ है, ये वेटिंग स्टेट लिखा हुआ है, ये अलग है। अच्छा, वेटिंग टाइम का भी बताया था ना, वेटिंग टाइम तो ये भी होता है ना, रेडी स्टेट में कितनी देर बिताया, टोटल टाइम कितनी भी बार हो रेडी स्टेट में प्लस वेटिंग स्टेट में, ये स्टेट है, ये टाइम नहीं है, ठीक है। तो रेडी स्टेट और वेटिंग स्टेट में जो टोटल टाइम